हेलो दोस्तों, हमारा इसरो का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, उसी के कंटिन्यूशन में हम मेरा ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं जो है उस क्वेश्चन सीरीज को खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन सीरीज को नहीं, उस क्वेश्चन पेपर को जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसरो का एक क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में हम लोग एंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने जो है ना वो 60 नंबर्स तक क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 61 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हेलो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो देखो, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को दिखता है ना 60 नंबर। मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम इन, ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी अच्छी रहे। देखो 60 नंबर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व हम लोगों को दिख रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 61। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप देख लो। क्या बोला है कि द कंडीशन फॉर अचीविंग डिस्टॉर्शन लेस से डिमोडुलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल यूजिंग इनवेलप डिटेक्टर। देखो, जब भी आप लोग इनवेलप डिटेक्टर से डिमोडुलेट कर रहे हो ना, तो अगर आपका कैरियर सिग्नल, आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना, वो मॉड्यूलेटेड है कैरियर सिग्नल पे, तो अगर वो ग्रेट लेस देन 1 रहेगा ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तभी वो इनवेलप डिटेक्टर से अच्छे से डिटेक्ट हो पाता है। लेस देन 1 होने का क्या मतलब है कि अगर वो लेस देन 1 है ना, अगर ये आपका सिग्नल है, अगर ये इक्वल टू 1 है, तो आप लोगों को ऐसा कुछ डिटेक्ट होगा सिग्नल। अगर वो आप लोगों का अंडर मॉड्यूलेटेड है तो कुछ ये जो है ना म्यू इक्वल टू 1 रहेगा, तो कुछ ऐसा डिटेक्ट होगा सिग्नल आपका। अगर आप लोगों का जो है ना म्यू लेस देन 1 है, तो ये कुछ ऊपर ऊपर से ही दिखेगा आप लोगों को। पूरा इनवेलप जो है ना, यहाँ पे आप लोगों का मैसेज सिग्नल जो है वो पूरा नहीं डीप इनसाइड होता है करियर सिग्नल के। लेकिन जब आप लोग पावर मॉड्यूलेटेड हो जाता है ना सिग्नल, तो आप लोगों का जो है ना आप लोगों का जो सिग्नल रिसेप्शन होगा वो कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे बनाता हूँ मैं, तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग का ये सिग्नल जो है ना, ये वाला सिग्नल, ये जो है वो सिग्नल आप लोगों का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना डिस्टॉर्टेड, यहाँ पे जो है ना ये एक्चुअली म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कवर मॉड्यूलेटेड के लिए ये म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। ये अंडर मॉड्यूलेटेड के लिए, तो अगर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो ये नॉइसी आउटपुट देता है। तो डिस्टॉर्शन लेस के लिए जो है हमारा या तो इक्वल टू 1 होना चाहिए या लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन इक्वल टू 1 रखना ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो लेस देन 1 ही हमेशा जो है हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो रखते हैं, अगर हम लोग को इनवेलप डिटेक्टर से डिटेक्ट करना हो तो। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्विस्टिंग ऑफ द लाइव एंड रिटर्न लाइन, लाइन ऑफ रिटर्न वायर का जो है ट्विस्टिंग क्यों करते हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है। तो देखो, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक लाइव वायर। चलो लाइव को अगर हम लोग ले लेंगे रेड से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है, तो ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा रेड वायर। अब हमारा ले लेता हूँ मैं ग्रीन, एक रिटर्न वायर ले लेता हूँ। चलो ऐसे देख लो। आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी अगर इसमें से लाइव से करंट जो है ना एंटर करती है, और रिटर्न से जो है ना करंट रिटर्न आती है, तो यहाँ पे लाइव में करंट जब भी इंटर करती है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो अगर आप लोग कर्ल रूल लगाओ ना, तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पे जो है मेरे हैंड की तरफ आप लोग देखेंगे, तो ये जो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो वो जो है ना आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों का हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग का होता है। तो देखो, ये जो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके थ्रू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रेड वाले में मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ इस डायरेक्शन में जो है जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड। वहीं पे अगर अब इस डायरेक्शन में करंट रिटर्न जा रही है, तो उस डायरेक्शन में कैसे भी करंट, उसका जो है ना कुछ डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना तो उसकी वजह से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आता है चैनल पे। चैनल पे बोल लो या लाइन में बोल लो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग से जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग को रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, वायर को ट्विस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एन आइडियल 6 बिट डैक है, जीरो ऑफसेट गिव्स आउटपुट वोल्टेज 0.1, जबकि इनपुट इतना है। देखो 0.1 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, जबकि इनपुट इतना है। तो बोल रहा है कि जब इनपुट इतना होगा तो उस इनपुट जब इनपुट इतना होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा डैक का फॉर्मूला है, वी नोट का आउटपुट वोल्टेज रहता है ना,
वो D/R होता है। डी क्या है? डी हमारा डेसिमल है। जो भी हमारा बाइनरी रहता है ना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके वो हम लोग डी लिखते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा आर क्या है? थोड़ा मोटा ही ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है पेन। यहाँ पे आर जो है ना, हमारा आर क्या है? आर हमारा जो है ना, रिजोल्यूशन है। क्या है? रिजोल्यूशन है। तो देखो, जब आउटपुट वोल्टेज हमारा 0.1 है ना, 0.1 आउटपुट वोल्टेज कब है? जब यहाँ हमारा इनपुट क्या है? 0 0 0 1 0। मैं इसको बता देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। हाँ, देख लो हमारा इनपुट का क्या है। इसको अगर डेसिमल में करो तो ये किसका डेसिमल है? ये 2 का डेसिमल है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। तो यहाँ से आप लोगों का रेजुलेशन निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 1/20। देखो यहाँ पर रेजुलेशन निकला। फिर से देखो, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? D/R होता है। यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी। यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा जब डेसिमल कितना होगा? यहाँ पे ये होगा, यानी कि 0 0 1 0। ये डेसिमल कितने का होता है? 10 का होता है ना। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम लोग का रिजोल्यूशन कितना आपने निकाला? 1/20। यानी कि ये कितना हो गया? 0.5 वोल्ट है। आपका 0.5 वोल्ट है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देख लेंगे, बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा कितना है? 10 kHz है। ओके। बोल रहा है कि नेक्विस्ट रेट इज सैंपल्ड एट नेक्विस्ट रेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव सैंपल्स। तो टाइम इंटरवल पूछ रहा है ना, तो इसलिए आप लोग जो है ना, पहले क्या करो, नेक्विस्ट रेट ही निकालो। नेक्विस्ट रेट क्या होता है? 2 2s/FM, यानी कि ये इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए एक्चुअली। तो 2 FM, तो 2 FM कितना हो गया? 20 kHz। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा। आप लोगों को पता होगा टाइम जो है ना, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1/20 kHz हो जाएगा। तो 1/20 को 20 को आप लिख सकते हैं कितना? 0.05 kHz है, तो ये हो जाएगा मिली सेकेंड। अगर माइक्रो सेकेंड में करना है तो आप लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी कि हो जाएगा 50 माइक्रो सेकेंड। तो आपका ए नंबर जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा फॉल्स है वो बताना है। बोल रहा है कि एक स्टेबल सिस्टम ऑलवेज प्रोड्यूस बॉन्डेड आउटपुट फॉर बॉन्डेड इनपुट। स्टेबल का तो यही कंडीशन ही होता है ना कि बॉन्डेड बॉन्डेड इनपुट के लिए अगर बॉन्डेड आउटपुट दो तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। तो ये तो एकदम करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर जो है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला आंसर बताना है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक कॉजल सिस्टम है इज वन विच आउटपुट फॉर एनी डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट इक्वल टू n0 डिपेंड ऑन द इनपुट फॉर एन लेस देन 1। देखो, ये सिंपल से बात बोलता है कि अगर हमारा कोई एन है ना, यहाँ पे एन है और उसका कोई डिस्क्रीट है, कोई यहाँ पे किधर भी वैल्यू हो सकती है जो कि एन नोट है। बोल रहा है कि एन नोट कब होता है? जब एन की वैल्यू जो है ना, लेस देन या इक्वल टू n0 है, यानी लेस देन इक्वल टू एन नोट। तो यहाँ पे एन नोट जो हो जाएगा ना, तो ये एन नोट लेस देन इक्वल टू किधर होगा? लेस देन ये 0 है, इससे लेस देन इक्वल टू जो है ना, ये एन नोट इधर ही होगा ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। लेफ्ट साइड हैंड साइड में लाई करेगा तो हमेशा क्या होगा? कॉजल ही होगा। अगर राइट साइड में लाई करता है तो वो हमारा नॉन कॉजल हो जाता है। तो ये भी हमारा जो है ना करेक्ट है, लेकिन हमें फॉल्स बताना, तो ये आंसर नहीं होगा। बोला कि सिस्टम आर क्लासिफाइड एज FIR बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो हाँ, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की वजह से ही जो है ना, हमारा सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है FIR से IR। FIR क्या है? वो है आप लोगों का फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। IR क्या है? इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। और मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि अगर कोई इन IIR है, यानी कि इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, अगर उसको फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है तो बीच में कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? तो विंडोइंग टेक्निक यूज करते हैं। बहुत सारा हैमिंग, हैनिंग और भी मैंने बार्टले आप लोगों को बताया था मैं इसी वीडियो के सीरीज में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है क्या कि सिस्टम विच गिव्स जीरो आउटपुट फॉर जीरो इनपुट इज ऑलवेज लीनियर। तो देखो, मैं एक आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारा ऐसा हम जो है ना सिस्टम बना लेते हैं। एक चलो स्टेप सिग्नल ले लेते हैं। स्टेप सिग्नल ले लिया तो देखो, जब यहाँ पे हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, एज्यूम करता हूँ। यहाँ पे देखो, जब इनपुट यहाँ पे 0 है ना, तो आउटपुट क्या है?
यहाँ पे यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, वो आउटपुट जो है ना हमारा कुछ सम वैल्यू है, तो ये यहाँ पे लेकिन ये एग्जांपल जो है ना ये सूट नहीं करेगा। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं कौन सा ले लूँ कि चलो मान लो किसी सिस्टम का रिस्पॉन्स है ना कुछ ऐसा आया। मान लो कुछ ऐसा आया, अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा आया तो जब हमारा इनपुट जीरो है ना तो हमारा आउटपुट भी क्या है उस टाइम पे जीरो ही है। लेकिन ये ग्राफ लीनियर है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे वो ऑलवेज जो है ना वो जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ना वो क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोला है, इन आर एल सी सर्किट वेन द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर इक्वल, तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखो मैं बना लेता हूँ एक आर एल सी सर्किट। ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा एल। आर एल सीरीज सर्किट में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है ना वो जो है इक्वल हो जा रहा है। तो ये हमारा है आर, ये है एल। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो है ना 0 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है, तो ये 0 डिग्री मैं हॉरिजॉन्टली बना लिया। उसके बाद एक्सेल जो रहता है ना वो 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं ले लिया एक्सेल। और जेड जो रहता है ना इन दोनों का फेजर सम होता है। यानी कि आप लोग जो है ना जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आप लोग जेड इक्वल टू लिख सकते हैं। और ये जो एंगल रहता है ना थीटा, और इसी का जो कॉस एंगल रहता है ना कॉस थीटा, उसी को बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है ना, आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना हो गया बताओ, आधार हो गया हमारा आर, और कर्ण कितना हो गया यानी कि जेड, यानी कि जेड कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है, यानी कि आर इक्वल टू एक्सएल, यानी कि आर इक्वल टू जो है एक्सएल हो जाता है। इस कंडीशन में जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, इधर है इधर भी आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि रूट 2, आर जो है ना वो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा तो आर जो है ना रूट 2 इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो cos थीटा निकाल लो, यहाँ पे आर की वैल्यू कितना, आर ही रहने दो। जेड की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया तुमने, रूट 2 इंटू आर, यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगी। यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा जो कि पावर फैक्टर है इक्वल टू 1/√2। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 1/√2। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और जब भी यहाँ पे इंडक्टर आ गया ना सर्किट में तो उसका जो है ना वो लैगिंग ही होगा पावर फैक्टर, क्योंकि इंडक्टर में पता है प्योर इंडक्टर में क्या होता है ना, करंट हमेशा 90 डिग्री से लैग करती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 90 डिग्री से नहीं लेकिन 45 डिग्री से लैग करेगी। तो यहाँ पे करंट लैग वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो इंडक्टर के केस में हमेशा करंट लैग करता है, कैपेसिटर के केस रहता है यहाँ पे लीडिंग होता। उसके बाद देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है कि आउटपुट स्टेज ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर हैज इम्पीडेंस ऑफ 800 ओम। आउटपुट, देखो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, मैं हर बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली रीड करो। बोल रहा है कि आउटपुट स्टेज ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर, तो ऑडियो एम्पलीफायर का आउटपुट स्टेज बोल रहा है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का आउटपुट आउटपुट इम्पीडेंस मत समझ लेना। उसके बाद बोल रहा है कि आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज टू मैच इट्स इम्पीडेंस ऑफ 8 ओम स्पीकर, द टर्न रेशियो ऑफ स्पीकर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताऊंगा, पहले ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, देख लो, भागना मत। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी पावर एम्पलीफायर हम लोग पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, एक पावर एम्पलीफायर रहता है, और हम को इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी करने के लिए यहाँ पे जो कपलिंग करते हैं ना, कपलिंग किसके थ्रू करते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू करते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो है ना हमारा ऑडियो एम्पलीफायर का क्या लगा रहता है, स्पीकर लगा रहता है, करेक्ट, हाँ तो पता ही होगा। और यहाँ पे बहुत सारे एम्पलीफायर लगे रहते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट ऑफ स्टेज ऑडियो एम्पलीफायर, तो ये जो है एक्चुअली ये एक ऑडियो एम्पलीफायर है। इसका आउटपुट जो है ना, हम्म,
इसका जो आउटपुट है ना, वो ऑडियो एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो हमारा कितना है 800, यानी कि ये ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड का जो इम्पिडेंस है वो 800 दिया है, और ट्रांसफार्मर को मैच करना है कितना 8 ओम से मैच करना है, यानी कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड का जो है ना 8 ओम है। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड का जो है 800 ओम है, और आउटपुट साइड का जो है वो 8 ओम है। अब हम लोगों को इसे ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो बताना है। तो मैं कहीं खाली सी जगह ले लेता हूँ, चलो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज तो पता ही होना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को, कि V1/V2 इक्वल टू I2/I1 इक्वल टू N1/N2। ये फॉर्मूला होता है ना टर्न रेशियो का। ये V1 क्या है, तो मैं प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, V2 क्या है तो सेकेंडरी साइड का। ऐसे ही ये रहता है। तो यहाँ पे देखो I2 हम लोग क्या लिखते हैं, I2 जो रहेगा ना, तो I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। V2/R2 लिख सकते हैं क्या? तो I2 इक्वल टू मैं लिख देता हूँ V2/R2। इसके बाद देखो I1 क्या लिख दूं मैं, I1 को सिमिलरली V1/R1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे देखो I2/I1 ही है ना ये पूरा, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, N1/N2, करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं कर लूंगा, ये R1 ऊपर चला जाएगा ना, R1/R2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये V2/V1 हो जाएगा, इक्वल टू N1/N2, करेक्ट है। यहाँ पे देखो V2/V1 जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, N2/N1 होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पे V1/V2 है इक्वल टू N1/N2 है, तो यहाँ पे V2/V1 है, तो उस पे तुम N2/N1 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो R1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2/N1। ये आप लोगों को एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो N1/N2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का R1/R2 कितना होगा, बताओ। ये N1 इधर जाएगा, तो ये N1/N2 का, ये दिख रहा भाई, दिख ही नहीं रहा, N1/N2 का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये एक्चुअली जो है ना, जब इम्पिडेंस ट्रांसफर करते हैं ना तो उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है फॉर्मूला आप लोगों का, R1/R2 इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो R1 हमारा क्या है, R1 हमारा प्राइमरी साइड का है, R2 जो है हमारा सेकेंडरी साइड का है। तो देखो यहाँ पे हमारा प्राइमरी का वोल्टेज क्या था, हमारा 800 था, यानी कि ऑडियो एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस था वो। R2 कितना था, 8 था। हम लोगों को निकालना क्या है, इम्पिडेंस निकालना है, N1 टर्न रेशियो निकालना है, तो जो कि N1/N2 होता है, स्क्वायर है तो इधर लगा देंगे रूट, तो यह कितना हो जाएगा 10:1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों को जो है ना एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को डायरेक्ट जो है ना ये याद रखो कि ये हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर दिया हुआ है, जो कि आउटपुट 6 मिली वोल्ट है जब इनपुट हमारा 5 वोल्ट है। इट्स सेंसिटिविटी दिया हुआ है, और प्रेशर कितना मेजर करेगा वो पूछ रहा है। तो देखो सेंसिटिविटी जो दिया हुआ है ना वो कितना दिया है, 2 मिली वोल्ट पर पास्कल, ठीक है। देखो इसको जो है ना यूनिट से बनाओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो यूनिट से ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट में ही है ना मिली वोल्ट पर वोल्ट, और तुमको देखो दो यूनिट दे दिए यहाँ पे, एक मिली वोल्ट में एक वोल्ट में, यानी कि 6 मिली वोल्ट डिवाइड बाय 5 करो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी है 2 मिली वोल्ट बाय वोल्ट, 2 मिली वोल्ट बाय वोल्ट 2, ये पास्कल सबसे नीचे है ना, तो ये चला जाएगा कितना ऊपर, ये पास्कल। तो यहाँ से देख लो कर लो, तो यहाँ से तुम्हारा पास्कल का वैल्यू कितना निकल जाएगा, जो कि प्रेशर है, 2 से ये 3 कट जाएगा, और 5 से यानी कि 0.6 पास्कल हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सेंसिटिविटी बेस्ड रहते हैं, जो कि बहुत ही इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं इसका। ये किलो पास्कल एक्चुअली, तो यहाँ पे
यूनिट में भी देख लो, यहाँ पे किलो पास्कल दिया हो तो किलो पास्कल में ही होगा। उसके बाद देखो 69 नंबर क्या बोल रहा है कि द फंक्शन डिनोटेड बाय द ट्रांस वेव फॉर्म गिवन बिलो। तो ये फंक्शन बोल रहा है कौन सा, इवन है या ऑड है। तो अगर इवन और ऑड देखना है ना, तो अगर इवन देखना है तुमको तो ये वर्टिकल वाई एक्सिस ले लो और फ्लिप कर दो, यानी कि इस साइड वाला जो भी ग्राफ है ना उसको इधर लाके पलट दो। अगर दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे तो वो इवन होगा, अगर नहीं होगा तो वो कुछ दूसरा फंक्शन होगा। तो इसको मैं देखो ये पूरे भाग को पलट के मैं इधर डाल देता हूँ, तो ये पूरा जो है ना कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। तो ये वाला जो है ना वो एक इवन फंक्शन है। अगर अगर आप लोगों को ओड वाला देखना है ना, तो ओड वाला देखो, ये साइन का जो फंक्शन रहता है ना वो ओड का रहता है। तो अगर ओड को चेक करना है तो पहले क्या करो, पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्लिप करो। तो अगर ये है ना, ये ऊपर वाला, तो इसको फ्लिप कर दो नीचे की तरफ। तो ये नीचे आ गया, तो नीचे कैसे आएगा, ऐसे आएगा कुछ, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये नीचे आप लोगों का कुछ ऐसे आएगा। और इसको अब जो है ना वाई एक्सिस की तरफ फ्लिप करो, तो ये जो है कोइंसाइड कर जाएगा। यानी कि अगर दो बार फ्लिप करना पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओड हो जाएगा। अगर एक बार फ्लिप करने से कोइंसाइड हो जा रहा है तो ये इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन फंक्शन हो जाएगा हमारा। या नहीं तो आप ऐसे, अगर इवन फंक्शन है या नहीं तो उसके लिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 17 नंबर की, पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर थ्री के अक्रॉस जो है ना पावर डिसिपेशन वो दिया हुआ है 2 वाट। तो इसके अक्रॉस जो है ना वो 2 वाट जो है पावर डिसिपेट हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है वो दिया हुआ है। बोल रहा है कि व्हेन टर्मिनल ए एंड बी आर कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, ए और बी जो है ना वो किसी डीसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ए और बी डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी कि ए जो है हायर पोटेंशियल पे है और बी जो है ना वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो मैं इसको वी डी सी लिख दिया, ठीक है। बोल रहा है कि पावर डिसिपेशन इन आर टू, तो आर टू में कितना पावर डिसिपेशन होगा वो हम लोगों को निकालना है, पी इन आर टू। तो छोटा कर लेना ही ज्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। हाँ, तो देखो पी इन आर टू जो है ना हम लोगों को क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है। तो कर देंगे कैसे कैलकुलेट। तो देखो यहाँ पे 2 वाट पावर डिसिपेशन दिया हुआ है ना, आर थ्री के में जो है ना पावर डिसिपेशन दिया हुआ है, जो कि क्या होता है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो ये तो और सिंपल मैं कर देता हूँ इसको, पी इक्वल टू, हम वोल्टेज नहीं दिया है तुमको, दिया हुआ रेजिस्टेंस तो वही करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे पावर कितना दिया है, 2 वाट दिया हुआ है। आई स्क्वायर हमें करंट निकालना है, ये करंट किस में बहेगी, ये करंट हमारा आर थ्री, ये करंट जो है ना वो हमारा आर थ्री रेजिस्टेंस करंट है, इंटू आर थ्री की वैल्यू कितनी दी हुई, 8 दी हुई है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे और इसका हो जाएगा रूट। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर। तो देखो 0.5 एम्पियर ये डायरेक्शन बहेगी किधर से करंट, ये करंट इधर जाएगी किधर जाएगी ये बताओ। तो इसको क्या, इसको डिटरमाइन करने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो रजिस्टर है ना वो एक पैसिव कंपोनेंट होता है, जो कि हमेशा जो है ना करंट के प्रति एब्जॉर्ब करती है, वो पावर एब्जॉर्ब करता है, वो कुछ पावर डिसिपेट नहीं करता है। तो ये एब्जॉर्ब कब करेगा, जब यहाँ पे करंट जो है ना पॉजिटिव से इंटर करेगी। तो यहाँ पे देखो ये सोर्स है, सोर्स प्लस है, तो ये इधर से तो करंट प्रोवाइड करेगा। और इसको एब्जॉर्ब करना है तो इसको प्लस से ही जो है ना इसका जो है वो प्लस से ही इंटर करना चाहिए। अगर पता है किसी भी अगर कंपोनेंट में पॉजिटिव से अगर करंट इंटर कर रही है तो वो क्या करता है, वो एक पैसिव कंपोनेंट कहलाता है, और वो पावर एब्जॉर्ब करता है, वो डिसिपेट नहीं करता। तो इस कंडीशन में इसका वोल्टेज कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे वोल्ट, इसमें करंट कितनी है तो हम लोग अभी कैलकुलेट किए ताजा ताजा, 0.5 एम्पियर। यानी कि आर थ्री के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री कितना हो जाएगा, 0.5 को 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 4 वोल्ट। यानी कि इन दोनों के क्रॉस भी 4 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो देखो आर टू के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है कि ये एक है ये तीन है, तो अगर दो टोटल 4 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 ओम इधर 3 ओम, तो इसके क्रॉस भी कितना होगा, आर टू के क्रॉस वोल्टेज जो रहेगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट ही आएगा।
क्योंकि रेजिस्टेंस 1 और 3 है ना, तो यहाँ पे R3 के क्रॉस जो है R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है 3 वोल्ट आएगा। इसमें पावर जो निकालना है R2 में, तो कितना हो जाएगा V² अपॉन R। V² अपॉन R वोल्टेज कितना निकाला हमारा, वोल्टेज निकला है हमारा 3 वोल्ट। 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो टोटल कितना हो गया 3 वाट। 3 वाट है क्या? हाँ, तो 3 वाट हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो द फिगर्स ऑफ द RLC सर्किट, व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला पता ही होगा ना, सबको पता रहता है भाई, 1/2 पाई √LC। उसके बाद बोल रहा है द इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। आप लोगों को पता ही होगा रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, XL=XC होता है, तो उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो XL= जब भी XC हो जाएगा ना, तो हमारा जो इम्पीडेंस है ना जेड, वो जेड तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, R² प्लस XL-XC का होल स्क्वायर, ये होता है एक्चुअली आप लोगों का जेड। तो यहाँ पे अगर XL=XC हो जाएगा तो ये टर्म पे हो जाएगा पूरा जीरो, यानी कि आपका जेड जो रहेगा वो आर की जितना ही बच जाएगा, यानी कि आर जो 10 ओम है, यहाँ पे आप लोगों का 10 ओम दो ऑप्शन है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब हम लोग निकालेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई तो 1/2 पाई की जो वैल्यू होती है ना, मुझे तो याद है भाई, क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन टाइम पे याद रखता था 1.59, 0.159 होता है इसका वैल्यू। मैं अप्रोक्सीमेटली 1.6 लिख होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूँ 159 है, तो इसलिए 0.159 लिया हूँ मैं। नोट एल की वैल्यू देख लो कितनी है, एल की वैल्यू है 100 माइक्रो हेनरी, और सी की वैल्यू है 100 पिको फराड। तो 100 को करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना 10⁴ हो जाएगा। और माइक्रो जो है 10⁻⁻1 होता है, पिको जो है 10⁻², 10 जो है ना वो -18 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, ये 10⁻−18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, यानी कि 0.159 डिवाइडेड बाय, ये 18 है ये 4 है, तो यहाँ पे हो गया 14। 14 का रूट करेंगे तो 10⁻ जो है ना वो -7 हो जाएगा। -7 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, यानी कि 0.159 गुना 10⁻, +7। यहाँ पे देखो ऑप्शन जो है किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो इसमें से 0.159 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ये 10⁻3 जो है उसको किलो हर्ट्ज बना देगा, 10⁻4 से इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1590 किलो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आएगी। तो 1590, यानी कि पॉइंट के बाद जो है ना वहाँ पे 1.59 टू भी होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर आप लोग पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है कि अब पीएस के है, पीएस के तो पता है वो फेज शिफ्ट, क्योंकि फेज जो है ना हमारा बदलते रहता है। इसमें बोल रहा है कि कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेस फेज शिफ्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो फेज कितनी बार चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेज जो हो रहा है ना, चेंज जो हो रहा है वो 8 टाइम्स हो रहा है, यानी कि हमारा एम का वैल्यू जो हो गया ना कितना हो गया 8। और आप लोगों को पता ही होगा हम लोग एन जो कैलकुलेट करते हैं ना वो log 2 एम करते हैं। एन क्या है यहाँ पे, बिट है, नंबर ऑफ बिट है। तो यहाँ पे एन का इतना हो जाएगा log 2, 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं, यानी कि हमारा एन इक्वल टू कितना हो गया 3 बिट का, ये जो है ना 3 बिट पीएस के है। उसके बाद बोल रहा है कि द फेज ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज कैरियर इज चेंज एट द रेट ऑफ, द फेज ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज कैरियर, कैरियर सिग्नल का जो फेज है वो चेंज हो रहा है कितना 1 बिलियन। देखो बिटरेट दिया हुआ है यहाँ पे, कितना बोल रहा है 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10⁻6 सिंबल पर सेकेंड, ये दिया हुआ है हम लोगों को। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन थ्रूपुट एंड, तो यहाँ में बिटरेट एक्चुअली निकालना है। तो बिटरेट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा सिंबल रेट है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो बिटरेट से, यानी कि 3 × 10⁻6 बिट सिंबल पर सेकेंड, जिसको जो है ना वो हमारा बीपीएस होता है, बिट पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारा
3 × 10⁶ जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 m। 10⁶ को 3 m भी लिखते हैं ना, Mbps। 10⁶ एक्चुअली ये कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन में हम लोग 10 में ही चलते हैं, लेकिन अगर मेमोरी की बात है ना तो उसको m कब लिखता है, तो अगर मेमोरी की बात करें तो वो m लिखता है, 2⁻20 होता है ना, तो उस कंडीशन में लिखते हैं। लेकिन ये हमारे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 10⁶ जो रहता है ना, वो उसी को हम लोग m लिखते हैं, तो 3 Mbps हमारा आंसर हो जाएगा। 3 Mbps, हाँ, 3 Mbps जो है ना वो हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि मिनिमम पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल देखो, ये है। यहाँ पे मैं इसको, इसका पीरियड निकालूंगा, वो n1 एज्यूम करूंगा। क्या होता है, 2 π डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो 2 π के ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे देख लो कितनी है, 2 π/4। यहाँ पे 2 π k तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 π/4 के ओमेगा की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 2 π/4 के, तो ये हो जाएगा 4 k। सिमिलरली इसमें देख लो, हाँ, n2 की वैल्यू कितनी है, 2 π, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, 2 πm/ओमेगा। यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 π/6। तो यहाँ पे अगर 2 π/6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 π/6 से, तो ये 6 m हो जाएगा। और k की वैल्यू 1 रखो और m की वैल्यू भी 1 रखो, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इंटीजर आती है। अगर ये मान लो यहाँ पे 4/3 आता तो k की वैल्यू 3 रख के इसको जो है ना इंटीजर को हटा देते, तो यानी कि 4 ही लेना था उसी टाइम भी। और यहाँ पे आया क्या, 6 हमारा। तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे n1 का जो है ना और n2 का जो है, एक 4 आया एक 6 आया, तो 4 और 6 का जो है ना नियरेस्ट कौन सा कॉमन टर्म आ सकता है, तो उसका जो कॉमन टर्म निकालने का एक ही है, एलसीएम। तो 4 और 6 का जो है ना एलसीएम 12 होता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ना इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आंसर सी। उसके बाद देखो बोल रहा है कि हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द कोड। तो इसमें देख लो हैमिंग डिस्टेंस हम पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भी जो यहाँ पे ये दिया है ना, यहाँ पे देख लो कि बिट कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, जहाँ जहाँ बिट चेंज हो रहे हैं वही, जितनी बार बिट चेंज हो रहा है वही होगा हैमिंग डिस्टेंस। तो देखो ये 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो चेंज नहीं हुआ, फिर 1 है, फिर 1 है, इधर भी 1 है, ये भी चेंज हुआ। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि एक बिट चेंज हुआ तो हमें डिस्टेंस 1 हो गया। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, चेंज नहीं हुआ। फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे करके देख लोगे तो फिर यहाँ यहाँ एक बार और चेंज, 2 बार और चेंज हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो टोटल जो है ना हमारा हार्मोनिक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा 3 हो जाएगा आंसर करेक्ट। उसके बाद बोलो शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट, द रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 2। शिफ्टिंग द रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 2 बिट कैन बी यूज बाय एन इन्वेंटर। देखो अगर लेफ्ट कर रहे हो ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर राइट करो तो वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमारा जो है ना यहाँ पे 2 बिट से हम लोग क्या करें, लेफ्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 के पावर 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग राइट शिफ्ट करते तो 4 से डिवाइड हो जाता, तो इसका तो सिंपल से हो जाएगा कितना। नहीं तो अगर वो नहीं देखना है ना, तो ऐसे देख लो, अगर बाइनरी नंबर से देख लो, ये कितना, 1 का कितना होता है, 1 का कितना होता है बताओ। 1 का होता है 0 0 0 1, ठीक है। 2 का कितना होता है, 0 0 1 0। देखो यहाँ पे क्या किया, 1 को एक लेफ्ट शिफ्ट दिया ना, तो ये 1 था, ये हो गया 2, क्या क्या, मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 का देख लो अब, 4 का कितना होता है, 0 0 1। देखो 2 बिट से किया तो फिर से ये क्या हो गया, ये 4 हो गया ना, तो ये इसका कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 4। 8 का देख लो, यहाँ पे 1 0 0 करोगे तो ये हो जाता है 8 का, तो यहाँ से क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 8। एक से ले रहा हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पे जो है ना जितना भी लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 2 के पावर जो है वो बढ़ता जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा। वही आप डिवाइड करो, राइट शिफ्ट करो तो डिवाइड होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 76 नंबर क्या बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 cm³ per second। ओ, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 cm, यानी कि डीवी जो है ना, वॉल्यूम, dv/dt
जो है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया हुआ है एट द रेट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज एंड। हाँ, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बोल रहा है कि क्या इंक्रीज करेगा, यानी कि ds/dt हम लोगों को जो है ना कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो dv/dt, dv यानी कि v इक्वल टू क्या होता है हमारा a क्यू होता है ना। यहाँ पे हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a² इंटू da/dt। देखो dv/dt ऑलरेडी दिया हुआ है 3 = 3 मल्टीप्लाइड बाय a²। देखो यहाँ पे a², एक का a जो दिया ना 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू da/dt। तो यहाँ पे जो है ना हमारा da/dt निकल जाएगा। da/dt क्या है कि उसके जो है ना साइड में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग का निकल जाएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर। ये da/dt हो गया 1/12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सरफेस इक्वल टू कितना होता है, 6a² होता है ना। यहाँ पे देखो ds/dt करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 12a इंटू da/dt, करेक्ट। तो यहाँ पे देख लो, उसके बाद 12 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12। da/dt हम लोग निकाले 1/12 का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा हो गया कट, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। क्योंकि ये सरफेस है ना, सरफेस से जो रहा है तो सरफेस जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से के रेट से जो है ना वो कम होगा, इस इंक्रीज करेगा इसका सरफेस एरिया। इसके बाद बोल रहे थे देखो, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2, यानी कि इसमें हम लोग को जो है ना करंट निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए का वोल्टेज निकालने भी है, हमको करंट निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे इसको VA कैलकुलेट करूंगा डायरेक्टली। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर आपने ये कैसे किया, मैं बता दूंगा। देखो यहाँ का जो वोल्टेज है 15, फिर अपोजिट का जो वोल्टेज है, ये एक्चुअली सुपर पोजिशन थ्योरम है और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो ये जो है ना इधर प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -75 ये हो जाएगा 750। फिर हो जाएगा, ये तो जीरो ही है ना, ये तो ग्राउंड हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 100 100 100, ये हो जाएगा हमारा कितना, 300। ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं इस पे जो है डिटेल वीडियो बना दूंगा एक आप लोगों के लिए, कि कैसे डायरेक्टली सुपरपोजिशन निकाल लगाते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1500 में से 750 चला गया, तो ये बच गया 750 डिवाइडेड बाय 300। तो ये हो गया हमारा कितना, 75/30। अगर उसको और हम लोग डिवाइड कर देंगे उस 5 6 5 15। तो हम लोग फिर से 3 से भी कर सकते हैं ना, 3 2 6 3, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 जो है ना, 2.5 वोल्ट जो है VA की वैल्यू निकली। तो हमको निकालना है एक्चुअली करंट। करंट कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.25 एम्पियर, ये हमारा करंट आ जाएगा। करंट देखो फ्लो करेगी क्योंकि यहाँ पे VA की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, 2.5 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो यानी कि A to B ही फ्लो करेगी। अगर वो निगेटिव आता तो B to A करंट फ्लो करती। तो हमारा 0.25 कौन सा ऑप्शन है, ए से लेकर बी तक, तो हमारा ए नंबर जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा 78 नंबर में देख लो क्या बोल रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चलो 2 पॉइंट्स ले लो, पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज बी है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बोल रहा है V है। वर्क डन पूरा चार्ज क्यू, अच्छा एक की चार्ज क्यू को यहाँ से यहाँ ले जाने तक में जो भी एनर्जी खपत होती है उसी को तो वोल्टेज बोलते हैं भाई। तो यानी कि W = V × Q, यही तो फॉर्मूला होता है, या V = W/Q हम लोग लिखते हैं, यानी कि जूल पर कूलम। ये जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई।
अरे क्वेश्चन तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ पे W = V × Q है ना, वो सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया। उसके बाद तो देख लो, बोल रहा है क्या कि रॉकेट फ्लाइंग एट द मैक नंबर 2.0, द वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली। तो मैक नंबर में क्या अपना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, आई थिंक मुझे जो याद है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो। 1 मैक = होता है, 1 मैक = यहाँ पे 2 मैक पूछा है, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2450 किलोमीटर पर आवर, 2450। ये जो अप्रोक्सीमेटली है ना, 2470 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लो। ये वाला क्या बोल रहा है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरप्ट। कौन सा जो है वो इंटरप्ट के लिए ट्रू नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि विच एन इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड सर्विस द रिक्वेस्ट। तो सही बात है, जब भी इंटरप्ट आता है ना, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो करंट इंस्ट्रक्शन रहता है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ही सर्विस को जो है ना रिक्वेस्ट करता है, मतलब वो जो इंटरप्ट को देखता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट कैन नॉट बी डिजेबल्ड बाय एनी इंस्ट्रक्शन। सही बात है, वो जो हमारा ट्रैप है ना, नॉन मास्केबल है। उसको हम लोग जो है ना, अगर वो आ जाता है हमारा इंटरप्ट, तो वो जो भी चल रहा है ना करंट इंस्ट्रक्शन, उसको तुरंत खत्म करके वो उसको मास्क नहीं कर सकता एक्चुअली, मतलब उसको रोक नहीं सकता है। तो उसको तुरंत वो अपना करंट इंस्ट्रक्शन खत्म करने के बाद वो हमारे इंटरप्ट का जो सब रूटीन रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर सर्विसिंग द इंटरप्ट द मेन प्रोग्राम इज सस्पेंडेड। नहीं, अगर इंटरप्ट को सर्व करके जो है ना फिर से मेन प्रोग्राम में चला जाता है हमारा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये सस्पेंड नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। तो हमारा जो है ना फॉल्स ही हम लोगों को बताना है, नॉट ट्रू अबाउट है। तो हमारा जो है ना सी वाला जो है वो नॉट ट्रू है। तो हमारा देखो, देखो उसको 80 क्वेश्चन जो है हम लोग इस पूरे इसरो का जो 80 क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं, खत्म हो। दोस्तों ये जो इसरो का 80 नंबर सब क्वेश्चन था वो सारा हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट इस 5वें सेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी लाऊंगा, किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ मिलूंगा आप लोगों को, उसको सोल्व करते हुए मैं दिखूंगा आप लोगों को। चले मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।